स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील के Q1 नतीजों की, मतलब जो तिमाही 30 जून 2025 को खत्म हुई। हाँ, और हमारे पास एक एनालिसिस है, टाटा स्टील परिचालन विजय और भविष्य की राह। उसी के आधार पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी ये समझने की कि कंपनी ने कैसा किया, क्या अच्छा रहा, क्या मुश्किलें हैं और आगे क्या लग रहा है। और शुरुआत में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। रेवेन्यू तो करीब 3% गिरा है। हाँ, गिरा है। लेकिन नेट प्रॉफिट वो पिछले साल के 960 करोड़ से बढ़कर सीधा 2078 करोड़ हो गया, मतलब 116% का उछाल। जबरदस्त उछाल है तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। जरूर। सबसे पहले तो यही काम में आदी ये प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम और मार्जिन भी सुधरे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 12% बढ़ा है, भले ही रेवेन्यू थोड़ा कम होकर 54,771 करोड़ रुपए रहा। हाँ, और इसका जो मुख्य कारण है वो है कच्चे माल की लागत में कमी और ऑपरेशनल कॉस्ट का घटना, खास करके नीदरलैंड्स वाले ऑपरेशन में। अच्छा। ये दिखाता है कि कंपनी ने कॉस्ट पर कितना अच्छा कंट्रोल रखा। मतलब रेवेन्यू गिरा भी तो कॉस्ट कंट्रोल ने उसको संभाल लिया। हाँ, ये लागत नियंत्रण तो वाकई में कमाल का रहा। पर जैसा हमने कहा, सब कुछ एकदम बढ़िया नहीं रहा। सही है। रेवेन्यू में वो 3 से 6% की गिरावट तो है ही, और इंडिया में डिलीवरी भी घटी है, करीब 4% कम होकर 4.75 मिलियन टन रह गई। और इसकी वजह वो जमशेदपुर का जीब्लास फर्नेस और NINL प्लांट में जो प्लांट मेंटेनेंस था वो। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही यूरोप और यूके के जो ऑपरेशंस हैं उन पर प्रेशर बना हुआ है। हाँ, वो तो है। नीदरलैंड्स ने तो थोड़ा सुधार दिखाया, लेकिन यूके का जो पोर्ट टैलेबॉट प्लांट है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ एक तो रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट है और दूसरा वो जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस मतलब EAF में बदलने का प्रोसेस चल रहा है ना। हाँ, EAF वो एक बड़ा बदलाव है। टेक्नोलॉजी बेहतर है, पर्यावरण के लिए भी अच्छी है, लेकिन उसमें टाइम और पैसा दोनों लगता है। तो सवाल यही है कि क्या ये टाइम पे हो पाएगा? ये तो एक बड़ा सवाल है। और आगे देखते हुए कुछ रिस्क भी साफ दिख रहे हैं। जैसे कि एक तो यही मेंटेनेंस वाला काम, अगर जमशेदपुर या NINL में जुलाई के बाद भी देरी हुई तो प्रोडक्शन और कमाई पर असर पड़ेगा। सही बात है। दूसरा, ये यूके वाले बदलाव की अनिश्चितता, फिर ग्लोबल स्टील की कीमतें, खासकर चीन या यूरोप से जो प्रेशर आता है। हाँ, वो हमेशा एक फैक्टर रहता है। और फिर इकोनॉमी की बातें, करेंसी रेट, एनर्जी कॉस्ट, खासकर यूरोप में गैस की कीमतें और ट्रेड वगैरह के नियम, ये सब मिलकर काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनाते हैं। और इसको अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो दुनिया भर में स्टील की कीमतें और डिमांड का जो साइकिल है, खासकर चीन और यूरोप से, वो सीधे सीधे टाटा स्टील की प्राइसिंग पावर और एक्सपोर्ट्स पर असर डालता है। बिल्कुल। एनर्जी कॉस्ट खासकर यूरोप में, वो तो सीधे प्रॉफिट पर असर डालती है। और फिर इन्वेस्टमेंट का माहौल कैसा है, ट्रेड पॉलिसीज क्या हैं, ये सब भी डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो इस तिमाही से इंडस्ट्री के लिए क्या सबक मिलते हैं? देखिए, पहला सबक तो यह है कि जिन कंपनियों का कॉस्ट स्ट्रक्चर कम है और जिनके ऑपरेशंस डाइवर्सिफाइड है, वो स्लो ग्रोथ में भी टिक सकती हैं। दूसरा, स्पेशल प्रोडक्ट्स जैसे वो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील वगैरह, उनमें अपग्रेड करने से ऑटोमोटिव जैसे हाई मार्जिन सेक्टर में फायदा होता है। अच्छा। और वो रिटेल वाला क्या था, टाटा अशाना और DG का। हाँ, ये जो डाउनस्ट्रीम या रिटेल प्लेटफॉर्म है, ये ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहे हैं। इनका GMV मतलब ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू सालाना करीब 39% बढ़कर 1350 करोड़ हो गया है। वाह, 39%, ये तो काफी अच्छा है। बिल्कुल। अब सुधार की बात करें तो टाटा स्टील कुछ चीजें कर सकती है, जैसे जमशेदपुर फर्नेस की रीलाइनिंग और NINL का रैंप अप तेजी से पूरा करना, ताकि प्रोडक्शन वापस पटरी पर आए। हाँ, फिर कलिंग नगर के जरिए स्पेशल स्टील कैपेसिटी बढ़ाना, डिजिटल और रिटेल प्लेटफॉर्म को और मजबूत करना, और यूके लाला EAF। हाँ, यूके EAF कन्वर्जन में तेजी लाना जरूरी है ताकि लागत और कार्बन उत्सर्जन कम हो, और साथ ही एनर्जी और कमोडिटी के प्राइस रिस्क से बचाव करना। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग के साथ साथ डिजिटल और स्पेशल प्रोडक्ट्स दोनों पर फोकस कर रही है। तो अगर हम समराइज करें तो टाटा स्टील ने रेवेन्यू और डिलीवरी में गिरावट के बाद भी ऑपरेशनल डिसिप्लिन और मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाया है। बिल्कुल। कॉस्ट कंट्रोल और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स और डिजिटल चैनल्स पर फोकस, ये इनकी ताकत नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या निकाले? देखिए, ओवरऑल डायरेक्शन तो सही लग रहा है, लेकिन ये जो मेंटेनेंस वाले काम हैं, इनका टाइम पर पूरा होना और यूके वाले बदलाव की प्रोग्रेस, इन पर कड़ी नजर रखनी होगी। ओके। और ग्लोबल मार्केट में जो उथल पुथल है, खासकर एनर्जी और स्टील की कीमतों को लेकर, वो तो एक चुनौती बनी ही रहेगी,
कंपनी की मौजूदा ताकतें ही इससे निपटने में मदद करेंगी। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या टाटा स्टील का ये जो स्पेशल स्टील और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फोकस बढ़ रहा है, ये उसे भविष्य में ग्लोबल स्टील मार्केट के उतार चढ़ाव से पूरी तरह बचा पाएगा? सोचने वाली बात है।